स्वागत है आप सबका उस मुश्किल दौर में जहां हर तरफ धुंधलापन है, हर कोने में नकारात्मकता है, खोती हुई उम्मीदें हैं, बिखरते हुए सपने हैं, तकती हुई बेबस किताबें हैं, ना चाहते हुए भी पढ़ने को मजबूर हैं। ये वो दौर है जो आपको परखेगा, ये वो वक्त है जब आपको मजबूत बनाएगा। लेकिन इन सब अंधेरों के बीच में एक उम्मीद की किरण है कि एक दिन सब बदलेगा और ये सिस्टम भी सुधर जाएगा। और यही एक उम्मीद है जो आज हमें आपको जोड़ी हुई है कि हम पढ़ाने आ रहे हैं और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त ना डरने का है ना डराने के लिए है, ये और निखारने के लिए है। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा, हर इम्तिहान का मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं होता। कुछ इम्तिहान जिंदगी में ऐसे हालात में भी टिके रहना सिखाते हैं। लड़ाई लड़ते रहना और हार ना मानना जिंदगी का असली इम्तिहान है। आप सब कितना समझ, लास्ट 25 दिन मोटे मोटे मान लीजिए आपके पास बचे हैं। 25 दिन आपके पास हैं। 25 दिन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के अंदर मेन गोल है कि न्यू टॉपिक्स में कंफर्टेबल कैसे होना है। ये सच बात है, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, जब हम लोग जितने भी शिक्षक हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने की बात आती है, प्रोबेबिलिटी पढ़ाने की बात आती है, तो हमारा वो फ्लो नहीं होता है जो हमारा फ्लो प्रॉफिट लॉस में होता है, क्योंकि एक लंबी प्रैक्टिस है। सेम चीज जो हम पे लागू होती है वो आप पे भी लागू होती है कि जो सवाल आप प्रॉफिट लॉस का बिना पढ़े कर सकते हैं सिर्फ डेटा देख के, वो सवाल आप शायद स्टैटिस्टिक्स का या प्रोबेबिलिटी का ना कर पाए। ये हमारे लिए नए टॉपिक हैं, इनमें हमारी प्रैक्टिस कम है, ये समझ में कम देर से आते हैं। तो नए टॉपिक्स में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। वो और पुराने टॉपिक्स को ऐसा कर लेना जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, जीरो मिस्टेक हो। एक बात प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि नए टॉपिक्स या कुछ नए टाइप्स आने वाले हैं तो उनसे कितने प्रश्न आ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है कि नए टॉपिक्स के पीछे इतना भाग रहे हैं कि 90% पेपर ही हाथ से चला जाए। सिर्फ अब मैं स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ूंगा, सिर्फ अब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आपको ये भी मालूम है कि ये बात भी चेयरमैन तक पहुंची है कि आपने आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी हैं। तो अब इस बात के चांसेस हैं कि हो सकता है आपके प्री में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ना पूछी जाए। चांसेस हैं पूरे, ये बात उनको बताई गई है और हो सकता है ये बात उन्होंने उस वेंडर को पास कर दी हो। तो इसीलिए भी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इतना पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नए टाइप्स और पुराने टाइप्स दोनों में सामंजस्य बनाकर चलना है, जिससे कि पुराने टॉपिक्स अगर अच्छे से नहीं हुए तो पहले उन्हें तो कर लीजिए। अलजेब्रा पढ़ा नहीं है, ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है, बस भाग किसके पीछे रहे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको तो क्लियर पता था कि पेपर 13 अगस्त से होना है, तो वो तैयारी करते रहते हैं। वो ना यूट्यूब पे देखेंगे आपको, ना इंस्टाग्राम पे देखेंगे, ना सोशल मीडिया पे देखेंगे, कहीं नहीं। उनके लिए मैं कहूंगा कि उनको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। न्यू टाइप से धीरे धीरे फेमिलियर होना चाहिए। जिस भी एग्जाम में आते हैं वो सवाल, उन एग्जाम्स के पुराने सवाल करने चाहिए। कंसेप्ट नोट्स का डेली रिवीजन, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका डेली रिवीजन करना है 30 से 40 मिनट में। जो भी आपने एक रिवीजन कॉपी बना रखी है उससे 30 से 40 मिनट तक रोज रिवीजन करें। मॉक में जिनके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो अर्थमेटिक सेक्शन में बैंक पैटर्न के सवाल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक चीज है, ठीक है भाई। अब बात आती है रीजनिंग की। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन रीजनिंग के कुछ टीचर्स के वीडियो देखे, जिसके बाद मुझे पता चला कि रीजनिंग में थोड़े से हाई लॉजिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको नए पैटर्न्स में कंफर्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स का सबका कहना था कि इस बार बच्चे को सवाल करने में वक्त ज्यादा लग रहा है। तो रीजनिंग में कंपेरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से आसान है अभी भी, और स्कोरिंग भी है, इसमें कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि पहले वाली रीजनिंग आ रही है, हल्के में लेके बैठे हो, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट में फोकस करो। मैं कहता हूं कि जिस भी जगह आपको रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं वहां पे आप फोकस करो, एनालिसिस करो। जिस टॉपिक में भी आपसे मिस्टेक हो रही है उसका रिवीजन करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स भी मैंने यहाँ लिखे हैं, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, नंबर ग्रुप एनालॉजी, पजल, काउंटिंग ऑफ फिगर। इनसे क्वेश्चन गलत होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कई कई लॉजिक है। जैसे आज आप मुझे सीरीज का सवाल पूछ दो, मैं आपसे जल्दी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस में नहीं है सीरीज। समझ रहे हो, आपको अपनी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी सीरीज, ठीक है। नए टाइप्स जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आ रही है, अजम्पशन, इंटरफेरेंस, स्ट्रेंथन, वीकेंड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हाई लॉजिक नंबर सीरीज आ रही है, न्यू कोडिंग। इन पर रोज आपको टारगेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मशीन इनपुट आउटपुट के लिए आप बैंक पीओ मेंस लेवल के 10-15 सेट लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में जब बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। इंग्लिश में जो मेन गोल है वो वॉइस और नरेशन पे रखना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है। वॉइस नरेशन पहले सिर्फ मेंस में पूछे जाते थे, बट अब प्री में भी इनके पूछे जाने की संभावना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता। वोकेबलरी जितनी आपने याद करी है उतनी ही मेंटेन करिए, बहुत नई वोकेबलरी याद रखने की जरूरत नहीं। आप मुंह क्यों बना रही है नताशा, कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या तकलीफ है आपको? वोकेबलरी का वेटेज कम है, लेकिन जीरो नहीं है। ऐसा नहीं कि वोकेबलरी पूछी नहीं जा रही है,
हाँ ये है कि कम पूछी जा रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल में भी वोकेबलरी का रोल होता है, तो इग्नोर तो आप नहीं कर सकते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली 2 पैसेज करने ही करने हैं और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक पैसेज में सैयारा मूवी का लेके बैठ गया और शाम तक उसी में डूबा हुआ हूँ, इसकी चाहतों में मेरी सोच फंसी हुई है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। चलो इसके बाद है कि भाई ग्रामर रिवीजन के लिए मैंने लिखा कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं, आप बनाते हो ना रिवीजन के लिए नोट्स, तो वो रिवीजन उससे करना है। एग्जाम टाइम में या आखिरी वीक में यही काम आएगा। एरर डिटेक्शन, पैराजंबल प्रैक्टिस करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। वॉइस और नरेशन के 150 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सफिशिएंट होगा। मैं जीएस बता रहा हूँ, बट मैंने खुद ये जीएस वाली बातें परमार सर की वीडियो से देखी है कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और अब आपको क्या करना चाहिए, तो वो ज्ञान मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। मेन गोल है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करना, ठीक है। जीएस में मेन रोल कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का है, रटने से काम चलेगा नहीं। अब जीएस में बस रिवीजन पे फोकस करना है, नया पढ़ाने पे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर 4 घंटे की वीडियो देखने गए आप, वीडियो से अगर आप इन 25 दिन में सोच रहे हो कि जीएस कंप्लीट करोगे, तो नहीं। या तो उस वीडियो की जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं कहिए कि हमें एनोटेशन फाइल प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर नोट से पढ़िए। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको अगले साल सीजीएल देना है, तो वो पूरी वीडियो देखते हैं टीचर की, और उनको देखनी भी चाहिए, और फिर नोट्स बनाते हैं। तो आप ऐसे बच्चों से नोट्स ले सकते हैं अगर आप सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपका वो वक्त नहीं है जब आप वोकेबलरी की वीडियो देखें या फिर जीएस की वीडियो देखें। वो बच्चे देखेंगे, उनको देखनी चाहिए 2026 वालों को, लेकिन 25 वालों को नहीं देखनी चाहिए। आपको नहीं देखनी चाहिए कि करंट अफेयर आप वीकली देख रहे हैं, नहीं। कोई वीडियो ऐसा है किसी टीचर का कि 5-6 घंटे का वीडियो है और पूरे 1 साल का करंट उन्होंने बांध दिया है, मैं जीएस के टीचर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उनको ऐसे वीडियो लाने चाहिए, तो आप वो जरूर देख सकते हैं, ठीक है। वेटेज की बात करूं, जो अब एसएससी के 2 एग्जाम हुए हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछी गई है पॉलिटी से, पॉलिटी ज्यादा पूछी गई ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी पूछी गई हिस्ट्री से। जो एक साइंस हम लोग सोचते थे बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, वो सबसे कम पूछी गई है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत इन द सेंस काफी मात्रा में। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सवाल है, उसके 3 स्टेटमेंट, और मुझे ये मालूम चल गया कि तीसरा रॉन्ग है, ठीक है। और उन्होंने यही पूछा है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, और तीसरा एक ही ऑप्शन में, तो वो तीसरा उत्तर होगा। यूपीएससी में भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे, टॉपर के भी 200 में 200 प्री में आए हैं, नहीं। जितने भी आते हैं वो भी इसी तरीके का दिमाग लगा के आते हैं। जीएस के इन क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में रीजनिंग भी लगती है कि ये मुझे पता है, ये नहीं हो सकता, ये इसलिए हो सकता है। इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आप चाहे तो यूपीएससी के आसान आसान से सवाल प्री के लास्ट 2-3 साल के, या फिर पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस के सवाल देख सकते हैं। इसके लिए किताब भी आती है, आई थिंक घटना चक्र, अब तो बहुत आ गई होंगी, हमारे टाइम पे घटना चक्र आती थी। ऐसी कोई भी किताब अगर आपको मिल जाती है जिसमें जीएस के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको मिल रहे हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज 1-2 घंटे जी के जीएस के लिए फिक्स रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट पागलों की तरह पढ़ना है, गणित पूरे दिन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पूरे दिन पढ़ रहे हैं, नहीं। अब सारे सब्जेक्ट्स का बराबर महत्व है, तो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ बातें हैं कॉमन एग्जाम स्ट्रेटेजी कि हर दिन आप 2 मॉक दे रहे हैं, उनका एनालिसिस मैंडेटरी है। नहीं दे पा रहे 2, क्योंकि बहुतों का तो अभी तक सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ होगा, तो 1 तो देना ही देना है। और खाली देने का फायदा नहीं है जब तक आप एनालिसिस नहीं करते। नए टॉपिक्स के पीछे 25 दिन में पूरी तरह भागना एकदम रिस्क है कि मैं पूरा एकदम अच्छे से कर लूंगा। तो पहले भैया पुराने टॉपिक्स की 95% एक्यूरेसी तो ले आओ कि पुराने में एक भी गलत नहीं होगा, उनसे तो फैमिलियर हो जाओ। और फाइनल 5 डेज जहां पे आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स करेंगे, अपने रॉन्ग क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जहां से गलती होगी, और जो आप मॉक में गलती कर रहे थे वो सब चीजें नोट करते जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ कितना अच्छे से हेल्थ टिप्स बहुत जरूरी है इन बचे हुए 25 दिनों में। इस वक्त मौसम बहुत खराब चल रहा है। अगर आप ऐसे लोगों से मिले जिनको सर्दी जुकाम खांसी है, सिर्फ इसलिए कि उनसे मिलना अच्छा लगता है, तो आपके 4-5 दिन गए। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल मत मिलिए जिनको सर्दी जुकाम खांसी है। बाहर भी कम घूमिए, क्योंकि मौसम ऐसा है, सर्दी जुकाम खांसी सबको पकड़ रहा है। फिर भी अगर सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है तो एक मॉन्टेक्लेयर एलसी और एक डेफकॉट 6 mg अपने पॉकेट में रख के घूमिए, 3 दिन खा लीजिए, ठीक है। 8 घंटे पढ़ाई के बाद 15-20 मिनट वॉक करना बहुत जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग शाम को 5-6 बजे के बाद चाय कॉफी पी रहे हैं, उनसे गुजारिश है एकदम ना पिएं। आपके दिल की धड़कन बढ़ना ज्यादा चाय कॉफी उसकी सबसे बड़ी वजह है। 4 बजे के बाद चाय कॉफी मत पीजिए, वरना ना आपको रात में नींद आएगी, रात में नींद नहीं आएगी, सुबह देर से जगेंगे, पूरे दिन फ्रस्ट्रेट रहेंगे, पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। अभी वो वक्त है जब आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, टाइम से सोना, टाइम से जगना, टाइम से सोना, टाइम से जगना। तो चाय कॉफी आज से 4 बजे के बाद बिल्कुल बंद है। 10 बजे तक सो जाना है, सुबह जगेंगे 5 बजे 6 बजे। 6-6.5 घंटे की जो ये स्लीप डॉक्टर भी कहते हैं कि बहुत जरूरी है। आज आप सोचते होगे कि मेरी नींद तो 8 घंटे में भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आप रात के 3 बजे सोते हो और सुबह 9-10 बजे जगते हो, फिर नहा धो के तैयार होते हो कि फिर नींद आने लगती है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, साइंस भी ऐसा मानती है कि जो बेस्ट स्लीप है वो रात को 9 से 12 के बीच में। 3 घंटे मतलब 6 घंटे के बराबर है। और कभी आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि गलती से आप 8-9 बजे सो गए और रात को 11 बजे जगते हो, तो इतना फ्रेश फील होता है यार, अब पढ़ते हैं।
ये गलती नहीं करनी। 9 से 12 की स्लीप 6 घंटे के बराबर है, 12 से 3 की 3 के बराबर है, और 3 से 6 की तो 1.5 के बराबर है, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। और 6 के बाद की तो कोई स्लीप है ही नहीं। यानी अगर आप 3 बजे सो रहे हो तो समझ लो आप 1.5 घंटे सो रहे हो। स्लीप 6 से 6.5 घंटे का मतलब एक्चुअल स्लीप, अच्छी स्लीप होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सो रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सुई गिरी और जग गए, वो वाली नींद नहीं चाहिए जहां सपनों में भी आपको आलिया के ख्याल आ रहे हैं। नींद मतलब पता ही नहीं है, घोड़े बेच के सो गए। कई बार तुम्हारी रील तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। कई बार ऐसे नहीं होता कि जब आप जगते हो तो यही नहीं पता होता शाम में सो के कि यार सुबह हो रही है शाम हो रही है, एक मिनट बाद समझ में आता है। वो वाली नींद चाहिए 6 से 6.5 घंटे की। अगर आपकी स्लीप इरेगुलर रही तो ना आपकी मेमोरी ठीक होगी, वो भी कमजोर पड़ जाएगी, पेपर में आती हुई चीजें भी आप गलत करके आएंगे। ये सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा है एक तैयारी में, और तैयारी के बाद सिलेक्शन लेने में, ठीक है। कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप जब अपने आप को शीशे में निहारेंगे तो मुरझाए हुए दिखेंगे, तो पानी पीना भी बहुत जरूरी है। आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये है हल्की फुल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, ये सुबह जग के जरूर करिए। 10 बार सूर्य नमस्कार करना कंपलसरी है, 10 बार दिमाग में बिठा लीजिए। जिनको नहीं आता वो यूट्यूब पे देख लेंगे कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है। ये मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर आप अपने दिमाग को फ्रेश रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, तो माइंड ऐसे ही रिलैक्स होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 10 मिनट मेडिटेशन, आंख बंद करके बैठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, और अगर पॉसिबल है तो 1 घंटे के लिए तो मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए। बाकी अपने सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए, सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सबके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आज हमें दिन में एक बार इमेजिन करना है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, हमारे टीचर्स हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये महसूस करना भी बीच बीच में जरूरी है। मैनिफेस्टेशन का आपने सुना, मैनिफेस्टो कहते हैं, मैनिफेस्टेशन, हाँ, जैसा हम सोचते हैं वैसी चीजें हमारी लाइफ में होती चली जाती हैं। तो ये सोचना है कि पेपर होगा, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा, मेरी कट ऑफ क्लियर होगी, मुझे नौकरी मिलेगी, ये भी बीच बीच में सोचते रहिए। ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। आजकल की भाग दौड़ में हम लोग ठीक से सांस भी नहीं लेते, मैं छोड़ दिया। जब आपको याद आए तब आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। गहरी गहरी सांसें हमें तरोताजा रखती हैं। ये सब मेरे जिंदगी के अनुभव हैं। मैं हर एक उस गली से निकला हूं जिससे आज आप निकल रहे हैं। मैंने खुद तैयारी की है, खुद सिलेक्शन लिया है। मैं आपके दर्द, आपकी परेशानी, हर चीज को बहुत बेहतर समझता हूं, ठीक है। तो थैंक यू, ये तो हो गया।